चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अमेठी छोड़ने के बाद आया राहुल गांधी का रिएक्शन, जान लेते हैं क्या बोले। जी हां दोस्तों, 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी थी और खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने चली गई। 2 दशक बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी और राज्यसभा से संसद पहुंची तो कांग्रेस ने एक बार फिर उनकी सीट यानी कि रायबरेली से उनके बेटे राहुल गांधी को ही उतारने का फैसला लिया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरते हुए सियासी गलियारों में चल रही तमाम चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि इन चर्चाओं के बीच अमेठी की वो सीट भी राहुल गांधी ने छोड़ दी जिसको परंपरागत तौर पर सोनिया ने राहुल गांधी को 2 दशक पहले सौंपा था। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली के नामांकन को भावुक पल बताया और इस सीट को अमेठी से जोड़ते हुए बोला कि अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है। राहुल के बाद भी कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी नेता किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाया। राहुल गांधी इसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने करीबी को टिकट देते हुए कभी भी अमेठी को अपने करीब ही रखा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सर्वे की आड़ में वोटर्स को योजनाओं का लालच देकर उनका निजी डेटा लेना भ्रष्टाचार, इलेक्शन कमीशन ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के नाम पर मतदाताओं से चुनाव के बाद उनको होने वाले फायदे की स्कीम का जायजा लेना उचित नहीं है। ऐसे सर्वेक्षण के जरिए योजनाओं का पंजीकरण कराना बंद करें। आयोग ने ऐसे सर्वे को वोटिंग को प्रभावित करने वाला माना है। इस बाबत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि मतदान के बदले में कुछ देने और प्रलोभन की पेशकश रिश्वत यानी कि भ्रष्ट व्यवहार है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आड़ में मतदाताओं को वितरण प्राप्त करने से जुड़ी गतिविधियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वत देने का भ्रष्ट व्यवहार मानते हुए गंभीरता से लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का हम नाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इनकार, कहा राहुल या लालू नाम वाले दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में एक जैसे नाम वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शुक्रवार को जस्टिस BR गवई, जस्टिस सतीश चंद्रा और जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने कहा कि अगर किसी का नाम राहुल गांधी या लालू यादव है तो उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का नाम उनके माता पिता रखते हैं। अगर किसी के माता पिता ने किसी अन्य के जैसा नाम दिया है तो उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है? क्या इससे उनके अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा? बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप जानते हैं मामले का हश्र क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 17 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रही अमेरिकी यूनिवर्सिटी। प्लानिंग के तहत छात्रों ने किया था कब्जा। अब तक 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी समर्थक छात्र हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र आंदोलन जारी है। पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से आजाद कराया। इस दौरान 100 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से छुड़ाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक करीब 17 घंटे तक यूनिवर्सिटी का हैमिल्टन हॉल प्रदर्शनकारियों के कब्जे में था। अब इसे लेकर नई जानकारियां सामने आई है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने कोलंबिया में गिरफ्तार किए गए आधे से ज्यादा छात्रों को रिहा कर दिया। वहीं हैमिल्टन हॉल पर कब्जा करने के आरोप में 14 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। एप्पल 9.18 लाख करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी। यह कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक। जनवरी मार्च तिमाही में एप्पल को 1.97 लाख करोड़ का मुनाफा। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास के सबसे बड़े शेयर बायबैक का ऐलान किया है। इसके जरिए कंपनी 110 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 9.18 लाख करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी। शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के साथ कंपनी ने यह ऐलान किया। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लूका मैस्त्री ने बायबैक के फैसले पर कहा कि प्रोडक्ट सेल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से एप्पल के फ्यूचर और उसके स्टॉक्स की वैल्यू को लेकर कंपनी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। हमारे प्रोडक्ट्स की सेल ने ऑल टाइम हाई दर्ज किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नरेश गोयल की जमानत याचिका पर फैसला 6 मई को। जेट एयरवेज के फाउंडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, ईडी ने बेल का विरोध किया। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की अंतरिम मेडिकल बेल पर फैसला सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को ही सुनवाई के दौरान जस्टिस NJ जमादार की सिंगल बेंच ने कहा कि आदेश 6 मई को सुनाया जाएगा। वहीं परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोयल की मेडिकल के आधार पर मांगी गई जमानत का विरोध किया। साथ ही कहा कि प्राइवेट अस्पताल
अस्पताल में उनका रहना 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों गोयल ने उनके और उनकी पत्नी अनीता गोयल के कैंसर पेशेंट होने का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी। इससे पहले फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इलाज की छूट दी थी। बाद में गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जामनगर के राजा की पहनाई पगड़ी पहनकर रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री, क्षत्रिय समाज को दिया बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, क्षत्रिय समाज की नाराजगी और उसके आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 2 दिन में कुल 6 जनसभाएं की, लेकिन कहीं पर भी क्षत्रिय समाज की नाराजगी या फिर उनकी कोई बात नहीं निकली। जामनगर की जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर के राजा शत्रुल्य सिंह जी से भेंट की। जाम साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को पगड़ी पहनाते हुए विजयी भवों का आशीर्वाद भी दिया, जिसका जिक्र बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रोहित वेमुला दलित नहीं था, जाति का पता लगने के डर से किया आत्महत्या, पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, छात्र रोहित वेमुला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस की ओर से जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, जिसमें बड़ी बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों मामले की जांच बंद करते हुए पुलिस की तरफ से तेलंगाना हाईकोर्ट में यह दावा किया गया है कि रोहित को यह पता था कि वह दलित नहीं था और जाति की पहचान उजागर होने के डर से उसने आत्महत्या कर ली थी। जनवरी 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या से मौत के कारण विश्वविद्यालयों में दलित के खिलाफ भेदभाव को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संजय निरुपम ने थामा शिवसेना का दामन, 19 साल बाद की पार्टी में वापसी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। वह एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि मैं संजय निरुपम का शिवसेना में स्वागत करता हूं। उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी शिवसेना से जुड़े। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ने संजय निरुपम को 2 बार राज्यसभा भेजा था। वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे पार्टी के लिए काम करने को कहा तो उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। फिर भी वे पार्टी में शामिल हो गए, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अविभाज्य शिवसेना छोड़ने के 19 साल बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। शिवसेना से ही उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता, मंच से भाषण के दौरान हुआ हमला। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने जूता फेंक दिया। पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के पक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच भीड़ से उठकर आए युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता उछाला, जिसके ठीक बाद थाना पुलिस ने युवक को दौड़कर पकड़ा और हिरासत में ले लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, थाना डोंकी क्षेत्र के माता सती मंदिर पर पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक 18 जून को लॉन्च होगी। बजाज ब्रूजर 125 सीएनजी नाम होगा। पेट्रोल बाइक की तुलना में आधी कीमत में चलेगी। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो 18 जून 2024 को सीएनजी फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने इस बात की जानकारी एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में दी। वे कंपनी की सबसे पावरफुल बाइक पल्सर 400 की लॉन्चिंग इवेंट में शामिल हुए थे। बजाज ने कहा कि दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल अगले महीने आने वाली है। पेट्रोल से चलने वाली बाइक की तुलना में इसकी रनिंग कॉस्ट यानी कि चलाने की लागत आधी होगी। यह एक शानदार इनोवेशन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।